वेलकम टू ज्ञान गंगा एकेडमी सोनभद्र। ज्ञान गंगा एकेडमी सोनभद्र में आपका स्वागत है। हमारी पिछली क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री पे खत्म हुई थी, जिसमें हमने आपको हिस्ट्री का परिचय कराया था। और हमने कहा था कि हम मुगल डायनेस्टी से 1947 तक इस पार्ट में कवर करेंगे और दूसरी पार्ट में जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है उसको स्टार्ट करते हुए दिल्ली सल्तनत तक आएंगे। मुगल डायनेस्टी का संस्थापक बाबर, मुगल वंश का जिसने नींव रखी वो बाबर था। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक माना जाता है। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का मतलब होता है शेर। इसका जो मीनिंग आता है ना, लॉयन, इसका मतलब होता है, मीनिंग जिसको हम कहते हैं शेर होता है। मुगल वंश की जो कोर्ट लैंग्वेज थी, मतलब दरबारी भाषा, वो पर्शियन थी। मुगल वंश की कोर्ट लैंग्वेज, दरबारी भाषा पर्शियन थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था, जो उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान आपका 25 जनवरी 1991 को जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ तो उसमें 5 अलग अलग निकले थे, तो उसमें से एक उज्बेकिस्तान भी था। 5 डिवीजन हुआ था, उसमें से एक उज्बेकिस्तान था। यूएसएसआर को हम कहते हैं यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया। तो वहां से ये उज्बेकिस्तान, जिसको पहले फरगना में बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और इनकी माता का नाम कुतुब निगार खान था। कुतुब निगार खानम। ये उमर शेख मिर्जा आपके तैमूर वंश के 5वीं जनरेशन थी। बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो तैमूर वंश की 5वीं जनरेशन थी। माता कुतुब निगार खानम वो आपकी चंगेजों की 14वीं जनरेशन थी। माता जो थी कुतुब निगार खानम, वो चंगेजों की 14वीं जनरेशन थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। पिता उमर शेख मिर्जा, माता कुतुब निगार खानम। ये आपकी जो उसके पिता थे वो 5वीं जनरेशन थे तैमूर के, माता 14वीं जनरेशन थी चंगेज वंश की। बाबर के पिता का देहांत, जो उमर शेख मिर्जा थे, उमर शेख मिर्जा जो बाबर के पिता थे, 1494 में उनका देहांत हो गया था। उमर शेख मिर्जा 1494 में उमर शेख मिर्जा का देहांत हो गया था। बाबर मात्र 11 साल की उम्र में, बाबर मात्र 11 साल की उम्र में, बाबर मात्र 11 साल की, मैं आपको इधर लिख देता हूं, ये जो मैंने आपको समझाया तो उसको मैं बाबर 11 साल की उम्र में फरगना का राजा बना। बाबर मात्र 11 साल की उम्र में फरगना का राजा बना, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो उसके चाचा ताऊ थे, उज्बेक थे, वो इसको वहां से मार भगाए, तो ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन ये अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मुगल एम्परर है जो सबसे कम उम्र में राजा बना, तो अकबर का नाम लेते हैं। लेकिन अकबर भारत के अंदर जब आता है तो अकबर का नाम आता है। अकबर सबसे कम उम्र में बना था। लेकिन अगर देखा जाए
तो जैसे ये तो भारत में था नहीं, क्योंकि ये तो उज्बेकिस्तान में था, फरगना का राजा बना था। बाबर फरगना का राजा 11 साल की उम्र में बना था। तो अगर ऐसे देखा जाए तो बाबर ही 11 साल की उम्र में राजा बना था, लेकिन ये भारत में नहीं था। कहां था? ये फरगना का बना था। क्यों बना? क्योंकि 1494 में इसके पिता, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर की 5वीं जनरेशन थे, उनका देहांत हो गया था। इसकी माता का नाम मैंने आपको बताया कुतुब निगार खानम। वो क्या थी? वो 14वीं जनरेशन थी चंगेज की। और आपको एक हम बात बता दें, जब बाबर भारत पे आक्रमण किया था उस समय जो क्या कहते हैं, तो बाबर जब भारत पे आक्रमण किया था उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था। 1526 में जो पहली पानीपत की लड़ाई हुई है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, इब्राहिम लोदी के साथ हुई थी। फिलहाल ये समझिए कि जब बाबर ने आक्रमण किया था तो उसमें दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। बाबर 11 साल की उम्र में 1494 में उसके पिता उमर शेख मिर्जा का देहांत हो गया, तो फरगना की गद्दी पे आया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसके चाचा ताऊ उज़्बेकों ने उसको वहां से मार भगाया। और क्या कहते हैं, फिर आगे हम चीजों को देखते हैं। हाँ, ये मैंने आपको बताया कि उसके पिता 5वीं जनरेशन थे तैमूर वंश की, माता कुतुब निगार खानम 14वीं जनरेशन थी आपकी चंगेजों की। और तैमूर चंगेजों ने 1221 में, जो चंगेज थे वो 1221 में भारत पे आक्रमण किए थे। 1221 पे इंडिया में किसने आक्रमण किया था? चंगेज जो थे, जो जिसके 14वीं जनरेशन थी बाबर की मां कुतुब निगार खानम, वो इन्हीं चंगेजों की थी। इन्हीं चंगेजों की 14वीं जनरेशन थी बाबर की मां कुतुब निगार खानम। तो इन लोगों ने 1221 में भारत पे आक्रमण किया था। उस समय भारत पे शासन हुआ करता था, जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी पॉइंट हैं, ये आती हैं। क्या थी? जब चंगेज थे, जो उसकी मां के साइड से थे, उन्होंने 1221 में भारत पे आक्रमण किया। उस समय ये इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान था। और तैमूर जो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा के वंशज थे, उसके पिता के जनरेशन के थे, मतलब उनके वंशज, उनके पूर्वज थे वो तैमूर। उसके पिता बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, जो 5वीं जनरेशन थे तैमूरों की। तो तैमूरों ने 1398 में 1398 में इंडिया पे आक्रमण किया था। इस समय यहाँ पे जो जिसका शासन था, जो दिल्ली का सुल्तान था, ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको दिमाग में रखिएगा। दिल्ली का सुल्तान था वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप इनको मैं बोल रहा हूं, आप रोली सुन के याद कर सकते हैं। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको बिल्कुल आप पढ़ाने के साथ साथ ही आपको याद हो जाएगी। थोड़ा शायद कैमरे के फ्रेम में नहीं आ रहा है कंटेंट मेरा, ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ फिर लिख देता हूं मैं। जो तैमूर जो थे वो उन्होंने 1398 में भारत पर, इंडिया पे आक्रमण किया था। तो उस समय जो राजा था, जो सुल्तान था, वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बर्थ 14 फरवरी 1483 फरगना में। फादर उमर शेख मिर्जा, माता कुतुब निगार खानम। और बाबर के पिता का देहांत 1494 में। और आपका क्या कहते हैं, बाबर सुन्नी वंश था, सुन्नी था। और मैंने आपको बताया ये 5वीं जनरेशन थी आपकी तैमूरों की। उनके पिता उमर शेख मिर्जा 5वीं जनरेशन थे तैमूरों के। माता कुतुब निगार खानम 14वीं जनरेशन थी। 11 साल की उम्र में बाबर फरगना का राजा बना। भारत में
सबसे कम उम्र में मुगल राजा अकबर है, और भारत से बाहर बाबर 11 साल की उम्र में। तो जब ये फरगना का राजा बना तो इसके चाचा ताऊ उजबेक जो थे इसको पसंद नहीं किया, इसको वहां से मार भगाए। तो बाबर की मदद इसकी जो ग्रैंड मदर थी दौलत बेगम खान, बाबर की ग्रैंड मदर मतलब दादी, बाबर की ग्रैंड मदर थी दौलत बेगम खान, दौलत बेगम थी, इन्होंने बाबर की मदद की। उसके बाद बाबर ने 1501 में बैटल ऑफ सारेपुल, 1501 में बाबर ने सारेपुल की लड़ाई लड़ी, जिसमें सैबानी खान ने बाबर को हरा दिया। किसने? सैबानी खान। सैबानी खान ने 1501 में बैटल ऑफ सारेपुल में बाबर को हरा दिया। उसके बाद बाबर फरगना पे कभी भी जीत नहीं पाया, मतलब बाबर ने 1501 के बाद फरगना पे कभी भी राज्य नहीं किया। उस लड़ाई में सारेपुल की लड़ाई में सैबानी खान ने बाबर को हराया और वहां से उज्बेकिस्तान फरगना से भगा दिया। फिर 1504 में बाबर ने काबुल को जीता। बाबर ने 1504 में काबुल को जीत लिया था, और 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। कहां धारण की? 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि बाबर ने धारण की। कहां पे धारण की थी? बाबर ने बादशाह की उपाधि आपकी काबुल में धारण की थी। बादशाह एक ये फारसी शब्द है, बादशाह जो है ना ये एक आपका फारसी शब्द है। बादशाह आपका फारसी शब्द है। 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि काबुल में धारण की। बाबर ने जो पहला युद्ध लड़ा है जो मेंशन है 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई, लेकिन 1526 से पहले बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया। कब कब आक्रमण किया है? बाबर ने 1519 से लेके 1524 तक भारत पर 4 बार, कितना? 4 बार आक्रमण किया है। क्यों आक्रमण किया? ये जानने के लिए कि वो भारत पर विजय पा पाएगा कि नहीं। इस चीज को चेक करने के लिए भारत ने 1519 से 1524 तक में 4 बार आक्रमण किया था, और पहली बार 1519 में तोपों का प्रयोग बाबर ने किया था। 1519 में कहां पे किया था? मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिखता हूं। 1519 में तोप का मतलब आर्टिलरी का प्रयोग पहली बार भारत में युद्ध में बाबर ने 1519 में तोपों का प्रयोग किया था। कहां पे किया था? बाजौर एक पाकिस्तान का हिस्सा है। पहले जब भारत पाक विभाजन नहीं हुआ था तो सब एक ही में था। तो बाजौर जो पाकिस्तान में है, 1519 में बाबर ने पहली बार आक्रमण किया था, तोपों का प्रयोग किया था। क्यों? 1526 की लड़ाई से पहले बाबर ने 4 बार आक्रमण किया था। क्यों 4 बार आक्रमण क्यों किया? ये जानने के लिए कि क्या वो भारत पर विजय पा पाएगा कि नहीं पा पाएगा। तो क्यों आखिर बाबर को भारत पे आक्रमण क्यों करना पड़ा? उस समय इब्राहिम खान लोदी था। इब्राहिम खान लोदी दिल्ली का सुल्तान था। उससे क्या था कि उसके शासन से का परेशान थे लोग, परेशान थे या यूं कहिए कि अपने चाहते थे कि उसके चाचा थे आपके आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी जो उसके चाचा थे, और एक हमारे मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। ये बाबर के पास गए। इन लोगों ने बाबर से मतलब रिक्वेस्ट किया, कहा कि आप भारत पे आक्रमण करें, लूटपाट करें और वहां से चले जाएं। ये सोचे कि बाबर आएगा, भारत पर आक्रमण करेगा, लूटेगा, लूट कर फिर वापस चला जाएगा। उसके बाद जो इब्राहिम खान है उसको हरा देगा, मार देगा। तो उसके जो चाचा हैं आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी, जिनको हम दिलदार खान भी कहते हैं, वो शासन करेंगे। और आपका जो राजपूतों के तरफ के थे कौन? राणा सांगा। तो जो मेवाड़ के राजा थे, राणा सांगा कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे।
मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़ थी। तो और ये राणा सांगा किस वंश के राजा थे? ये सिसोदिया डायनेस्टी, सिसोदिया वंश के राजा थे। कौन? राणा सांगा। तो ये क्या किए, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप बाबर आएगा, आक्रमण करेगा, लूटपाट करेगा दिल्ली पे, लूटपाट करने के बाद वापस चला जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने जाके कहा था। किसने कहा था? रिक्वेस्ट क्या किया था इन्होंने? कौन कौन थे वो? राणा सांगा थे। आप इसको अपने नोट्स में बना लीजिएगा और मैं जो भी पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। दूसरे थे आलम खान लोधी, आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी। ये दोनों कौन थे? आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी। ये इब्राहिम लोधी के दोनों चाचा थे। इब्राहिम खान लोधी के दोनों ये चाचा थे। राणा सांगा, राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़। और राणा सांगा के ग्रैंडफादर मतलब दादाजी कौन थे? महाराणा प्रताप। ये लोग रिक्वेस्ट किए थे बाबर से कि आप आइए, दिल्ली पे आक्रमण करिए, लूटपाट करिए, चले जाइए, इब्राहिम लोधी को हरा दीजिए। उसके बाद 1526 में जब बाबर देख लिया कि हम भारत पे विजय पा लेंगे, तो 1526 में बाबर ने पहली बैटल लड़ी। कहां पे? पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम खान लोधी को हरा दिया। और इस लड़ाई में उसने किस चीज का प्रयोग किया था? हालांकि 1519 में मैंने आपको बताया, लेकिन वो अनऑफिशियल है। उसमें अभी क्या है कि उस चेक करा था कि हम भारत पे विजय पा सकते हैं कि नहीं। तो 1526 इस बैटल में 1526 बैटल में बाबर ने आर्टिलरी का प्रयोग किया। आर्टिलरी और तुगलमा युद्ध पद्धति। तुगलमा युद्ध पद्धति क्या होती है? हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है मेरी, आप इसको देख लीजिएगा। तुगलमा युद्ध पद्धति और आर्टिलरी। आर्टिलरी मतलब तोपों का प्रयोग। तुगलमा युद्ध पद्धति में क्या होता है? दुश्मन को घेरकर आक्रमण करना। दुश्मन को घेरकर आक्रमण करना को तुगलमा जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबर के पास राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे, आलम खान लोधी, दिलदार खान, दौलत खान लोधी जो इब्राहिम लोधी के चाचा थे, और राणा सांगा को राणा संग्राम सिंह भी कहा जाता है, जिनके ग्रैंडफादर थे महाराणा प्रताप। तो गए। तो बाबर ने 1521 और 22 अप्रैल के आसपास 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ा। इसमें क्या किया? बाबर ने हरा दिया किसको? इब्राहिम लोधी को। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को मारकर मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को मारकर मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने आखिर भारत पे आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि राणा सांगा जो थे मेवाड़ के और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी इसके पास गए, बोले तुम आओ भारत पे आक्रमण करो, लूटपाट करो, लूटपाट करके वापस चले जाओ, काबुल को वापस चले जाओ। ये चाहते थे कि बाबर आए, लूटपाट करे, लूटपाट करके वापस काबुल चला जाए। पर बाबर आया, लूटपाट करके वापस ही नहीं गया। आया, बोला अरे तो भारत में बहुत कुछ है, हम काय के लूट के वापस आए, यहीं गया के यहीं पे बस गया। और उसने क्या किया था? इस युद्ध में इस्तेमाल किया था किसका? आर्टिलरी और तुगलमा युद्ध पद्धति का। ये क्या होती है? दुश्मनों को घेरकर आक्रमण करना। आइए इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए इब्राहिम लोधी क्या था? इब्राहिम लोधी की सेना करीबन 1 लाख के आसपास थी। इब्राहिम लोधी की जो सेना थी 1 लाख थी, लेकिन बाबर के पास मात्र कितना? बाबर के पास जो बाबर था, अगर आप इसको नोट कर लिए तो मैं मिटा दूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। इसको समझना बहुत जरूरी है। किसको? तुगलमा रण पद्धति, जिसको उस्मानिया प्रणाली से लिया गया है।
बाबर ने कहां से इसको सीखा था? बाबर ने इसको उज्बेकिस्तान से सीखा था। जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि बाबर उज्बेकिस्तान से था, फरगना का राजा था, वहां उज्बेक थे। तो इस तुलगमा रण पद्धति को बाबर ने उज्बेकिस्तान से सीखा था। तो बाबर के पास 25 से 30 हजार के आसपास घुड़सवार सेना, पैदल सेना सब मिला के लमसम इतना ही थी। लेकिन इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख पैदल सेना और करीबन 5,000 हाथी थे। लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि बाबर ने एक तो आर्टिलरी तोपों का इस्तेमाल किया, दूसरा उसने तुलगमा युद्ध पद्धति जिसमें दुश्मन को घेर के आक्रमण किया जाता है उसका प्रयोग किया। आखिर था क्या? देखिए, बाबर हमेशा पीछे रहता था। भाई भारत में पहले क्या होता था कि आगे लोग लड़ते थे, राजा लड़ा, राजा को मार दिए, सेना अपने आप सरेंडर कर देती थी। सेना का सर्वा राजा होता था, राजा मर गया, सेना गया, राजा मेरा गया, अब मेरा क्या काम है, वो सीधे गुलाम हो जाती थी। तो लेकिन बाबर कहां का था? उज्बेक का था, रहने वाला था। उसने क्या किया? वो बाबर पीछे रहता था और सबसे आगे उसकी तोपें रहती थी, आर्टिलरी उसकी सबसे आगे रहती थी, बिल्कुल इस तरह से। यहां से तोप के गोले छोड़ता, सेनापति बीच में जो क्या करता था, सेना को कोऑर्डिनेट करता था, संदेश देता था। उसके पीछे पैदल सेना, बाएं और दाहिने तरफ घुड़सवार। ये क्या करते थे? ये इधर से ऐसे घेरते थे, इधर से घेरे, इधर से घेर लिए। इनके पास घुड़सवार होते थे, लेकिन इसके पास भी 1 लाख पैदल सेना, 5,000 आती, फिर भी हार गया। क्यों हार गया? भाई जब ये तोप के गोले, आग के गोले फेंकना शुरू किए, कौन फेंक रहा था? बाबर का बहुत ही प्रसिद्ध तोपची था। बाबर के प्रसिद्ध तोपची का नाम तोपची बाबर, बाबर का तोपची, ऐसे लिख लो आप, बाबर का तोपची। बाबर का तोपची रोमी खान बाबर का बहुत ही प्रसिद्ध तोपची था, जो सामने से आग के गोले फेंकता और इब्राहिम खान जो हाथी पे बैठ के आगे अपनी सेना को लीड कर रहा था, आग के गोले से हाथी बौखला के उल्टा हाथी खुद पीछे भागने लगे। और जब हाथी पीछे भागने लगे तो उनकी पैदल सेना इन हाथियों के द्वारा कुचली जाने लगी और बाबर की जो घुड़सवार बाएं और दाहिने तरफ से घेर रहे थे, उधर से इसके घुड़सवार, इब्राहिम लोदी के घुड़सवार सेना मारी जाने लगी। ऐसे बिल्कुल घेरा बना के इधर से देखिए तीर चलने लगे, पूरे तीर, सामने से आग के गोले। अब इब्राहिम लोदी का बचना यहाँ नामुमकिन हो गया। 1 लाख सेना होने के बाद भी उसको युद्ध करने की पद्धति नहीं पता थी और इसने घेर के तुगलमा युद्ध पद्धति से घेर लिया, सामने से आग के गोले चलाए, हाथी पागल हो गए पीछे भागे, पैदल सेना को कुचल दिए, आधी सेना कुचला के मर गई और बाकी बाबर की जो पैदल सेना थी, घुड़सवार से घेरा बना के मार दिए और इस तरह से ये मारा गया। 1526 में जब भारत ने 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में ही जिहाद का नारा दिया था। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बाबर ने जिहाद का नारा कब दिया था? तो बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा 1526 में पानीपत की लड़ाई में दिया था। ये तुगलमा युद्ध पद्धति है, रण पद्धति, कैसे युद्ध किया जाता है बाबर ने उज्बेक से सीखा था। और हमारा आपका एक ही रिश्ता, आप भूलिएगा मत, संकल्प हमारा, भरोसा आपका, और आप जितना अच्छा प्यार देंगे, जितना हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम उस तरह से आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते जाएंगे। देखिए बहुत सारे टीचर होते हैं तुरंत खत्म कर देते हैं, समय लगता है। आप इस तरह से सोच के चलिए कि हमको सीखना है, एक बार अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, सिलेक्शन क्लियर है, लेकिन अरे खाली रट लिया, ट्रिक से रट लिया, वो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप चीजों को समझिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। लोगों को संदेश दीजिए कि एक तो कोरोना काल है और अन्यथा माता पिता के पैसों का भी थोड़ा बचा लिया जाए, और बिल्कुल आसान भाषा में इतिहास और भी सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी है आपका, उन सबको मैं आपके सामने धीरे धीरे लाऊंगा। हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जिस पे काम कर रही है। अभी आपका प्यार मिलता रहे तो हम आपके सामने हर तरह के कंटेंट लाएंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर आपने हमको ऐसे यूं ही प्यार देते रहे, सम्मान देते रहे और हमारे साथ जुड़ते रहे, हम पे भरोसा दिखाते रहे, हमारे संकल्प साधना को आपने यूं ही प्यार दिया, तो हम जल्द ही 11वीं 12वीं की फिजिक्स, मैथ्स और आपका एसएससी का क्वांट, रीजनिंग,
बायो इत्यादि जितने भी चीजें हैं उसकी हमारी एक लंबी टीम है जिस पे काम कर रही है और आपके सामने आएगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छी चीज, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, मैं आपको बिल्कुल भरोसा रखिए हम पे। संकल्प हमारा है और भरोसा तो आपका चाहिए ना, फिर काम आसान हो जाएगा। थैंक यू।